फार्बर बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हुसैना को उन्हीं की देश में मौत की सजा सुना दी गई है। हुसैना पर पिछले साल हुए स्टूडेंट प्रोटेस्ट्स को बेरहमी से कुचलने के आरोप थे। 1400 लोगों की जानें गई थी जब हुसैना के इशारों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। उसे क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का दर्जा देते हुए बांग्लादेश की एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने अब उन्हें सारे इल्जामों में दोषी पाया है और सजा भी काफी कड़ी सुनाई। वी हैव डिसाइडेड बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने कहा है कि हसीना और उनके सरकार के 2 अफसर स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सुलझाने की जगह डिफ्यूज करने की जगह उन्होंने जबरदस्त एक्सेसिव डेडली फोर्स का इस्तेमाल किया। नतीजा आजाद बांग्लादेश के तारीख में सबसे ज्यादा खून खराबा 1400 मौतें जो यूएन के आंकड़े हैं बाई देवे बांग्लादेश के अवाम का मानना है कि सच में आंकड़े उससे कई ज्यादा है। उधर शेख हुसैना जो स्टूडेंट रेवोल्यूशन के बाद भारत में शर्म ले रही हैं, उन्होंने उस जजमेंट को सरे से खारिज करते हुए कहा कि इन पर लगे सभी आरोप गलत हैं। उन्होंने माना कि हाँ कुछ गलतियां हुई थी, उनकी सरकार दबा रहा, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश के इंटरम सरकार तज़किरीन सरकार से उनके खिलाफ कड़े सवाल नेशनल क्रिमिनल कोर्ट में उन्हें ले जाने की चुनौती दी। ये मांगी है कि अगर आप जस्टिस चाहते हो तो मुझे हेग में ट्रायल कराओ मेरा। इधर यो एंड ह्यूमन राइट्स ऑफिस, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे संगठनों ने भी हुसैना के डेथ सेंटेंस पर सवाल खड़े किए हैं और यही आ रहा है बांग्लादेश के नेताओं एंडलेस साइकिल ऑफ वायलेंस, क्योंकि जिस आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने हसीना को डेथ सेंटेंस दिया है वही आईसीटी की खुद शेख हसीना ने किया था और इसी आईसीटी की कड़ी आल पहुंचना पास है जब इसी आईसीटी ने हसीना के राइवल पी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात के लीडर्स को मौत की सजा सुनाई थी। 2013 और 2016 के बीच में उस समय यूएनडी पॉलिटिक्स का इल्जाम लगाया गया था। आयरनी आज ये है कि इस समय पीआईएमपी और जमात को तहफीन कर रहे थे लॉयर्स कहा जाता है। शेख हुसैना के मेन प्रोसिक्यूटर गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब हुसैना ने अपनी जान बचाने के लिए भारत में शरण ली है। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में लोग उसके खून के प्यासे हो। ये पहली बार नहीं है जब लोगों ने कानून अपने हाथों में लिया बांग्लादेश में, ना ही ये पहली बार है जब हमें इस तरीके की विंडेटा पॉलिटिक्स। लेकिन जब हसीना के पास मौका था तो उसने भी कुछ नहीं बदला। इस विंडेटा राजनीति को कायम रखा, उसे और बढ़ावा दिया। आज वही सिस्टम उसकी जान हुई है। लेकिन सवाल तब भी यही होता है, शेख हुसैना कैसे बांग्लादेश की पीएम बनी? खालदा जिया को हराकर जब शेख हुसैना सत्ता में आए, उसी दौरान मोहम्मद यूनुस अमेरिका चले गए, वहां एली शक्शा हासिल की और फिर बांग्लादेश लौटकर ग्रामीण बैंक स्थापित किया। गरीब लोगों को बिना जमानत कर्ज देना एक इनकलाबी विचार था जिसने पूरी दुनिया में चर्चा पैदा कर दी। इसी वजह से मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी सुदराती मेडल ऑफ फ्रीडम और कांग्रेसी गोल्ड मेडल जैसे कई विशोक सम्मान मिले। मैं विकीलीक्स के जरिए उनसे जड़ी 2 महत्वपूर्ण दस्तावेज लेख हुए जिन्होंने उनकी जिंदगी का धारा बदल डाला। पहली दस्तावेज में एक निजी बातचीत का खुलासा हुआ जिसमें मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि शेख हुसीना और खालदा जिया दोनों को राजनीति से सुथाई रूप से बाहर कर देना चाहिए। उन्होंने उस वक्त की सीना शक्ति वाली सरकार की तारीफ भी की थी। उसी दौरान एक और विवाद खड़ा हो गया। भारत के उस वक्त के बांग्लादेश के लिए ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहन कुमार ने एक अमेरिकी राजदूत से कहा था कि मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार उस लिए दिया गया ताकि अमेरिका उन्हें बांग्लादेश की राजनीति में उभार सके। बाद में उन्होंने कहा कि ये बात उन्होंने कही जरूर थी, लेकिन उस पर विश्वास नहीं रखते थे। ये सब घटनाएं ऐसी हुई कि शेख हुसैना ने काबीना मीटिंग में मोहम्मद यूनुस को बहुत खतरनाक व्यक्ति कहा और सभी को इनसे दूर रहने का आदेश दिया। उनका आरोप था कि मोहम्मद यूनुस अपनी अमेरिकी मित्र हिलरी क्लिंटन के साथ मिलकर उनकी सरकार गिराने की साजिश कर रहे हैं। इसी आधार पर शेख हुसैना ने मोहम्मद यूनुस को गिरफ्तार करवा दिया और उन्हें ग्रामीण बैंक से बाहर निकाल दिया। इसी दौरान अमेरिका ने बांग्लादेश में पद्मा बुर्ज की फंडिंग रोक दी, जिस पर शेख हुसैना और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने एक भाषण में कहा
उस मोहम्मद यूनुस को पद्मा नदी में डबू देना चाहिए। जब मरने लगे तो बाहर निकालकर दोबारा डबू देना। मोहम्मद यूनुस की आलमी साख भी उस वक्त शेख हुसीना के करवद के सामने कुछ न कर सकी। पर शेख हुसीना को यह अंदाजा न था कि 2024 में हालात ऐसे पलटेंगे कि उन्हें खुद बांग्लादेश छोड़कर भागना पड़ेगा और मोहम्मद यूनुस देश की नीतरतु के नजदीक पहुंच जाएंगे। 2008 के बाद का दूर 2008 में जीतने के बाद सिर्फ 2 साल में यानी 2010 में शेख हुसैना ने बड़ा कदम उठाया। आज़ादी के संग्रामी और उनके परिवार कम होते जा रहे थे, इसलिए कोटा हासिल करने वालों की संख्या भी घट रही थी। लिहाजा हुसीना ने फैसला किया कि संग्रामियों के पूते पूतियों और नवासे नवासियों को भी कोटा दिया जाए। 80 साल खालदा जिया की पार्टी बीएनपी के महत्वपूर्ण सहयोगी जमाते इस्लामी पर दोबारा पाबंदी लगा दी गई, जिसे उनके पता शेख मुजीब उर रहमान ने लगाया था, पर खालदा जिया के दौर में ये हटा दी गई थी। फिर 2010 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया गया ताकि 1971 की युद्ध आतियाओं का हिसाब लिया जाए। इसका निशाना ज्यादातर वो रहनुमा बने जो पाकिस्तान के हामी माने जाते थे, जैसे गुलाम आजम, सईदी, मुतिया और रहमान निजामी, जिन्हें सख्त सजाएं मिली। 2011 में शेख हुसैना ने आइन में सेकुलर शब्द दोबारा जोड़ा और इसी साल निगरान सरकार केयरटेकर गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म कर दिया। बांग्लादेश में पुरानी परंपरा थी कि चुनाव से 90 दिन पहले सरकार अलग हो जाती थी और नगरिया सरकार इंतखाबात करवाती थी, लेकिन हुसैना ने यह सिस्टम भी बदल दिया। खालदा जिया के खिलाफ कार्रवाई 2014 में हुसैना ने खालदा जिया के जिया आरफिंग ट्रस्ट की खफिया जांच शुरू करवाई। 2018 में 2 बड़े वाकयात हुए। ढाका में बस हादसे में 2 विद्यार्थी मारे गए, जिससे पूरे देश में विरोध हुआ। तो संग्रामी कोटा के खिलाफ विद्यार्थियों ने बड़ा आंदोलन किया। सरकार ने करेक डाउन किया, पर आंदोलन और बढ़ गया। आखिरकार हुसैना ने विधालियों में संग्रामी कोटा खत्म कर दिया। कोटा क्यों महत्वपूर्ण था? लीग के समर्थक थे, उनके परिवार को नौकरी में कोटा मिलता था, जो अवामी लीग के लिए एक मुस्तकिल वोट बैंक बन गया था। बीएनपी का मदा यह था कि जमाते इस्लामी से उसका गठबंधन बहुत मनफी प्रभाव डालता था, क्योंकि जमात पर पाकिस्तानी समर्थन और कट्टर विचारों का उरूख था। यहां तक कि कैनेडा की अदालत ने बीएनपी को आतंकी संगठन कहा। अन से जुड़े लोगों की पनाह दरख्वास्तें रद्द होने लगी। यही वजह थी कि कोटा सिस्टम अवामी लीग के लिए राजनीतिक शक्ति का बड़ा आधार बन गया। 2018 से 2024 तक बांग्लादेश एक बर्तनावी तब्दीली से गुजरा। चुनावी तनाव, आर्थिक दबाव और सरकारी तनातनी। आखिरकार एक निजाम अपनी ही भार से गिरता हुआ दिखाई दिया। दिसंबर 2018 के चुनाव, जिसमें शेख हसीना फिर जीत गए, लेकिन इस बार बहुत से आरोप सामने आए। लोगों ने कहा कि कई इलाकों में वोटिंग प्रोसेस पर सवाल उठ रहे थे। बीबीसी की टीम ने कुछ पोलिंग स्टेशंस में पहले से भरे हुए बैलेट बॉक्सेस की फुटेजेस दिखाई, जो और भी शोर मचा गई। ऑपोजिशन लीडर्स का कहना था कि ये चुनाव एक ट्रांसपेरेंट मुकाबला नहीं, बल्कि पहले से तय शो जैसा लगा। इस सब ने बांग्लादेश की सियासत को एक नए तनाव की तरफ धकेल दिया। 2023 आते आते बांग्लादेश की सबसे बड़ी ताकत टेक्सटाइल इंडस्ट्री गहरे संकट का शिकार होने लगी। जो सेक्टर कभी जीडीपी का 11% संभलता था, वो धीरे धीरे टूटने लगा। बिजली की कीमतें बढ़ गईं, एक्सपोर्ट गिरने लगे और कई फैक्ट्रीज को नुकसान उठाना पड़ा। मशीन लाइंस जो कभी 24 घंटे चलती थीं, अब खामोश पड़ने लगीं। इस गिरवट ने मुल्क की अर्थव्यवस्था को एक और जोरदार झटका दिया। 600 से ज्यादा फैक्ट्रीज के मजदूर बढ़ती महंगाई के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं थे। उन्होंने उच्च तनख्वाहों के लिए पूरे देश में हड़ताल शुरू कर दी। सड़कों पर भीड़, बैंड पड्डी फैक्ट्रीज और एक गहरी बेचैनी। सरकार एक मुश्किल दोराहे पर खड़ी हो गई। तकवाहन बढ़ाए तो खतरा के कंपनीज वियतनाम जाकर प्रोडक्शन शुरू कर दें, और अगर न बढ़ाए तो विरोध और ज्यादा भड़क सकता था। ये तनाव मुल्क के सबसे बड़े उद्योग को हिलाकर रख गया। इस दौरे में 2024 के चुनाव को भी टाल दिया गया। ऑपोजिशन ने इस चुनाव का बॉयकॉट कर दिया और कई नेता पहले ही जेल में थे। और जब चुनाव हुआ
अवामी लीग ने 300 में से 223 सीट्स जीतकर एक अद्भुत जीत दिखाए, लेकिन इस जीत के साथ ही जनता का भरोसा कमजोर हो गया और देश में सियासत पर सवाल उठने लगे। जून 2024 में एक फैसला सब पर बिजली बनकर गिरा। कोर्ट ने 30% क्वोटा फिर से लागू कर दिया। विद्यार्थियों ने जोर से आवाज उठाई, ये हमारी मेहनत का अपमान है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपसेस से लेकर शहरों की सड़कों तक पूरा देश फिर से प्रोटेस्ट में आ गया। नारे, मार्च और हड़ताल ने एक बार फिर बांग्लादेश की सियासत को हिला दिया और एक नई अशांति का माहौल बन गया। तेने विद्यार्थी नहीद इस्लाम, आसिफ महमूद और अबू बकर मजुमदार आंदोलन का चेहरा बन गए। उनकी आवाज और जाज्बा सुनने के लिए हजारों लोग यूनिवर्सिटीज और शहरों की सड़कों पर जमा होने लगे। हर तरफ पोस्टर्स, नारे और मार्च एक नई ऊर्जा का इजहार कर रहे थे। ये 3 विद्यार्थी सिंबल बन गए, एक नई पीढ़ी की हिम्मत और देश के लिए आवाज की। और फिर एक रात तीनों विद्यार्थी अचानक लापता हो गए। उनके घर वालों को भी पता नहीं था कि वो कहाँ हैं और शहरों में एक गहरी बेचैनी छ गई। लोग पूछने लगे, तलाश करने लगे और शहर की सड़कों पर खामोशी और टेंशन का माहौल बन गया। ये घटना एक नई उलझन और अशांति का शुरुआत थी जो देश भर के लोगों के दिलों को हिलाकर रख दिया। और जब तीनों विद्यार्थियों की गिरफ्तारी का वीडियो लीक हुआ, पूरा बांग्लादेश फट पड़ा। हर तरफ गुस्सा और बेचैनी का माहौल बन गया। लोगों ने कहा, ये गुमशुदगी नहीं, ये दबाव है। सोशल मीडिया, स्ट्रीट कॉर्नर्स और कैंपसेस में हर जगह आवाज उठी और लोग पूछने लगे कि आखिर सच क्या है। ये वाकया देश की सियासत और जनता के भरोसे को एक नए मोड़ पर ले गया और हर कोई एक नई सच्चाई के इंतजार में था। रिहाई के बाद तीनों विद्यार्थियों ने कहा, हमें मारा गया, दबाया गया और झूठा बयान देने को मजबूर किया गया। इस बयान के बाद जनता का क्रोध आसमान तक पहुंच गया और शहर एक नई भड़क उठी। हालात इतने बिगड़ गए कि सेना ने भी सरकार को चेतावनी दी, अगर जनता पीएम हाउस तक आ गई तो रिजाइन ही बेहतर है। देश की सड़कों पर तनाव और भड़क बढ़ रही थी और सरकारी दबाव के बावजूद संकट अब कंट्रोल से बाहर था। हर तरफ असंतोष, मार्च और हड़ताल का माहौल बन गया और देश एक नई सियासी दौर की तरफ बढ़ रहा था। शेख हसीना निकल गईं, लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। लंदन ने एंट्री मना कर दी, अमेरिका ने वीसा रिजेक्ट कर दिया, भारत भी उन्हें लेकर उलझन में पड़ गया और ये सफर पूरे साउथ एशिया के लिए एक सियासी पहेली बन गया। उनके जाते ही देश भर में हिंसा फैल गई। हिंदू समाज को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया और लोगों में डर और गुस्सा फैल गया। इंडिया बांग्लादेश संबंध भी टेंस हो गए। नई सरकार ने भारत से शेख हसीना की वापसी मांगी, लेकिन भारत ने स्पष्ट कहा, पहले हिंसा रोकिए। ये स्थिति न सिर्फ देश के अंदर बल्कि पूरे रीजन के लिए एक चिंताजनक स्थिति बन गई। 2009 से 2024 तक हसीना की सरकार पर गुमशुदगियों, इलीगल हथियारों और दबाव की राजनीति के आरोप लगते रहे। लोगों ने कहा कि देश की सियासत भारत के सहारे ही चलती थी और आम जनता के भरोसे पर सवाल उठते रहे। आज सभी की नजरें एक ही व्यक्ति पर टिक गईं, मोहम्मद यूनुस। उसका पलटना, जो देश और दुनिया के लिए एक छुपा हुआ मौका था, किसी ने सोचा भी नहीं था। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीबीसी कहती है कि अब भारत पर दबाव बढ़ सकता है हसीना को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। राइटर्स ने लिखा कि तलबा पर जालमाना कार्रवाई के लिए उन्हें सजाई मौत दी गई। आईएफपी के मुताबिक अदालत में लोग खुशी जाहिर कर रहे थे, लेकिन हसीना भारत से वापस नहीं आए। CNN ने कहा कि यह इंसानियत के खिलाफ जराइम में सजा है। अब सवाल ये है, क्या यह फैसला हकीकत में इंसाफ है या सिर्फ सियासी चाल? और क्या भारत पर वाकई दबाव बढ़ेगा?